नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिस्सा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग समाज शास्त्र को पढ़ेंगे आज से। ठीक है, जो जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था लेडी सुपरवाइज़र का, और या फिर उनको हम महिला परिवीक्षिका भी कह सकते हैं, तो उसमें एक पेपर है समाज शास्त्र का। ठीक है, समाज शास्त्र का एक पेपर है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। और इसी के साथ ही हम लोग साथ में जो है जो होम साइंस का पेपर है वो भी स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समाजशास्त्र। उससे पहले एक बात बता देना चाहूँगा मैं कि देखिए, ये जो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ मैं अपने चैनल पे, ये वीडियो पे, कि वही विद्यार्थी ये वीडियो को पूरा देखिए जिसे वास्तव में तैयारी करना हो। क्योंकि अभी देख रहे हैं हम कि बहुत सारा बच्चा जो है सो केवल फैशन के लिए ही तैयारी कर रहा है, लोगों को बताने के लिए कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, बाकी उसको रिजल्ट से कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, तो वैसे ही विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिए जिसको वास्तव में एग्ज़ाम क्रैक करना है, निकालना है, उसी के लिए वीडियो है। फालतू का लोग के लिए वीडियो है नहीं फालतू में। ठीक है, और वैसे भी अभी आप देख ही रहे हैं छोटा छोटा वीडियो का ट्रेंड है, और मैं छोटा वीडियो बनाता नहीं हूँ। जब तक कि टॉपिक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। और देखा जाए तो आपका सोशियोलॉजी में जो है सो कुल मिला के 23 टॉपिक है। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करना है हम लोगों को। ठीक, तो चलिए फालतू का बहसबाजी नहीं करके शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है, समाजशास्त्र का पहला जो टॉपिक है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला बात, ये जो टॉपिक्स दिया हुआ है सोशियोलॉजी वाला सिलेबस में, वो उसका कोई पर्टिकुलर एक किताब मार्केट में अवेलेबल है नहीं। ठीक है, जिस कारण से यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके सही ढंग से अच्छा चीज़ आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल आपके सामने जो खुला हुआ है, ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जो सदियों से समाज में ही रहता आया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं के मनुष्य में हमेशा से ही एक उत्सुकता बनी रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये समाजशास्त्र है क्या, इसका अर्थ और परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटा सा आपको बता देते हैं एक तरह से समाज आखिर कहते किसको हैं। देखिए, समाज कह सकते हैं एक लोगों का समूह जिसको, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं सो एक जगह इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये लोगों का समूह है। ठीक है, अब लोगों का जहाँ समूह होगा वहाँ पे रहने का कुछ नियम कानून होगा, है ना, कुछ अपना कल्चर होगा, कुछ अपना तौर तरीका होगा, तो उसे ही हम समाज कहेंगे एक हिसाब से। ठीक है, लोगों के समूह में होने वाले जो भी क्रियाकलाप हैं वो समाज शास्त्र के विषय वस्तु के तौर पर आते हैं, उनके अध्ययन के विषय वस्तु के तौर पर आते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते पढ़ते इसको और अच्छा से समझ जाएंगे। ठीक है, तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, जो सदियों से समाज में ही रहता आया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक घटनाओं के मनुष्य में हमेशा से ही जानने की उत्सुकता बनी रहती है। ठीक है, वह हमेशा से समाज को या जिसमें वह निवास करता है वह जानना एवं समझना चाहता है।
समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास जो है सो वो समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है, जो कि अभी एक नया सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, अलग विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉन्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ऑगस्ट कॉन्ट। ठीक है, इनका एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। ठीक है, इसमें वो किए हैं, बताए हैं समाजशास्त्र के विषय में। ठीक है, ये कब आया था? तो 1838 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए अगस्त कॉन्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। क्लियर है? कॉन्ट तथा उस समय के अन्य विद्वान मानते थे कि समाज में जितनी बुराइयां हैं उसका कारण समाज के बारे में सही सही ज्ञान ना होना है। ठीक है, इन विद्वानों का यह मानना था कि एक अच्छे समाज का विकास तभी हो सकता है जब समाज के बारे में वैज्ञानिक विधि से ज्ञान प्राप्त किया जाए, जैसा कि उस समय प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अगस्त कॉन्ट ने आरंभ में इस विज्ञान का नाम जो है सो सोशल फिजिक्स रखा, किंतु बाद में उन्होंने इनका नाम जो है सो सोशियोलॉजी कर दिया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, अब इतना हम पढ़ नहीं रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अब इसका PDF जो है सो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से निकाल के कंटेंट को पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अगस्त कॉन्ट के अलावा बहुत सारे और भी कह सकते हैं लोग हुए जो अपने अपने तरीके से अपने अपने ढंग से समाजशास्त्र को परिभाषित किए हैं। तो कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। गिडिंग्स, वार्ड, ऑर्डम तथा समनर, ये जो हैं ये लोग हुए। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि समाजशास्त्र पूर्ण समाज को एक इकाई मानकर समग्र रूप से इसका अध्ययन ये करना है। ठीक है, और खास करके गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र जो है एक समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, साथ ही साथ वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। मैकावर तथा पेज, क्यूबर, वॉन विज आदि विद्वान जो हैं सो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों तथा व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान ये मानते हैं। ठीक है, मैकावर तथा पेज के अनुसार जो है सो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। ठीक, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। वॉन वीज क्या कहते हैं? तो उनके अनुसार जो है सो समाज या सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। ये अलग अलग जो है सो विचारक हुए या फिर विद्वान हुए, उनके द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, समाजशास्त्र के विषय में। क्लियर है? ये सबको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये सब वन लाइनर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ये किसका कथन है, ये किनके द्वारा कहा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसके बाद गिंग्सबर्ग, सीमेल, हॉबस, ठीक है, तथा ग्रीन आदि समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसके अनुसार सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक होती है कि उसका व्यवस्थित अध्ययन करना कठिन हो जाता है। अतः यदि हमें समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में परिभाषित करना होगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि समाजशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में जब तक हम नहीं देखते हैं, अलग शाखा नहीं बनाते हैं, तो कंप्लीट समाजशास्त्र का अध्ययन जो है सो कठिन हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद आता है हेनरी जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। जॉनसन का मानना है कि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक समूहों के संगठन या ढांचे तथा इन्हें बनाने वाले और इनमें परिवर्तन लाने वाले प्रक्रियाओं तथा समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है ये। ठीक है, जर्मन विचारक मैक्स वेबर के अनुसार
सामाजिक संबंधों को केवल सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर ही समझना पर्याप्त नहीं है, चूंकि समाज शास्त्र अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है, अतः इनको कर्ता के दृष्टिकोण से ही समझना चाहिए। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज में हो रहे जितने भी क्रियाएं हैं, ठीक है, उनके विषय में एक व्याख्यात्मक यानी कि पूर्ण रूप से व्याख्या करके एक अच्छा तरह से बताने का प्रयास वो करता है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों के मत के आधार पर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। विभिन्न सामाजिक संबंधों को सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों पर समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र का जो उद्भव है या फिर विकास जो हुआ है वो कुल मिला के 4 अवस्था में हुआ है, 4 चरण में हुआ है। ठीक है, अब एक एक करके हर एक चरण को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को कहीं भी समझने में यदि परेशानी हो रहा होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जहां प्रॉब्लम होगा आप कमेंट करिएगा, उसका समग्र समाधान जो है सो हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। समाजशास्त्र के विकास की जो प्रथम अवस्था है इसको देखते हैं। ठीक है, तो यद्यपि समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सन 1837 से पहले सामाजिक संबंधों तथा मानव व्यवहार को समझने का प्रयास नहीं किया गया हो। यद्यपि यह प्रयास वैज्ञानिक कम तथा काल्पनिक अधिक था। अब देखिए समाजशास्त्र जो है सो एक नया विज्ञान तो है, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि 1837 से पहले कोई जो है सो मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया ही नहीं। इससे पहले भी तो था, लेकिन ये 1837 के बाद जो है सो एक अलग विज्ञान की शाखा के रूप में प्रकट होता है, अलग से आता है। क्लियर है? तो यद्यपि वह प्रयास वैज्ञानिक कम था और काल्पनिक वो ज्यादा था। ठीक है, वैज्ञानिक तौर पर उसको ज्यादा नहीं देखा जाता था। वो दार्शनिक लोग क्या होते थे ना कि वो कल्पनाओं की दुनिया में जीते थे। ठीक है, तो इसी में प्लेटो का नाम आता है। तो प्लेटो जो है सो 427 से 447 ईसा पूर्व की बीच की बात है ये, कि पुस्तक उनके द्वारा एक किताब लिखा गया था, द रिपब्लिक। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्लेटो के द्वारा बुक लिखा गया था। कौन सा नाम था उसका? द रिपब्लिक। ठीक है, को समाजशास्त्र की एक अमूल्य कृति माना जाता है, एक बहुत पावरफुल या फिर बहुत अच्छा किताब माना जाता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने नगरीय समुदाय के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। यह पुस्तक प्लेटो द्वारा दार्शनिक दृष्टिकोण से लिखी गई है। अभी आपको बताएं दार्शनिक क्या होता है, वो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं आमतौर पर। ठीक है, वो अपने समझ के स्तर पर वो कोई किसी चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्लेटो का मानना है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार उस समाज की उपज होता है जिसमें वह जन्म लेता है तथा पलता है। वह व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसा उसे समाज द्वारा सिखाया जाता है। ठीक है, तो समाज किसी व्यक्ति के विषय में बताया गया है। प्लेटो का क्या मानना है कि कोई व्यक्ति जो है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, वो कैसा व्यवहार करेगा, वो एक समाज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको जैसा सिखाया जाएगा किसी व्यक्ति को, एक बच्चा है कोई खास परिवार में जन्म लेता है तो वो क्या करता है, वो उसी परिवार के परिवेश को देखता है, उसी परिवार का जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलता है ना। तो प्लेटो यही कहता है। ठीक है, तो समाज उसे जैसा शिक्षा देगा वह वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की क्षमता जन्म से ही अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से अलग अलग होते हैं।
इसलिए हर व्यक्ति हर एक कार्य को नहीं कर सकता है। सामाजिक जीवन में कार्यों का विभाजन व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर ही होना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो मानते हैं कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण या फिर उतार चढ़ाव जो है सो वो पाया जाता है, एक एक स्तर का लोग पाए जाते हैं। ठीक है, प्लेटो ने सामाजिक संगठन की जटिलता को गहराई से नहीं समझाया है। ठीक है, उन्होंने हर चीज को सुनियोजित माना है, जबकि सामाजिक जीवन में कुछ भी सुनियोजित जो है सो नहीं होता। एक कह सकते हैं एक आदर्श समाज वही है जिसमें हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए दिया जाए। समाज सबका सबके लिए है। ठीक है, समाज जो है तो सबका है और सबके लिए होता है। ठीक है, साथ ही साथ प्लेटो के एक शिष्य हुए जिनका नाम अरस्तु हुआ। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य थे, उसकी कृति यानी कि उनके द्वारा लिखा गया किताब जो है सो क्या है, एक एथिक्स और दूसरा है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये दोनों जो है वो भी समाज शास्त्र से ही संबंधित है। इस पुस्तक में कानून, समाज तथा राज्य का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है इसमें। ठीक है, किसमें कानून का, समाज का, साथ ही साथ राज्य का। ठीक है, राज्य का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना। देखिए, उसके लिए एक खास क्षेत्र में कुछ खास लोगों के ऊपर जो शासन किया जाता है, कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाती है कुछ लोगों को चलाने के लिए, उसे हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, आप राज्य को बढ़िया से समझना है और ज़्यादा विस्तार पूर्वक समझना है तो आप मैंने जो पढ़ाया है ये आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी का जो क्लास लिया है उसमें आप देख सकते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक उसमें मैंने बताया है। इसमें ज़्यादा विस्तार पूर्वक जाने का बात है नहीं, जिस कारण से हम उतना बता नहीं रहे हैं। ठीक है, अरस्तु मनुष्य के सामाजिक जीवन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकता वह मनुष्यता के निम्न स्तर पर है या सबसे उच्च स्तर पर है। जो मनुष्य समाज में सभी लोगों के साथ मिलकर नहीं रह सकता वो या तो मनुष्यता की वो सबसे निम्न स्तर पर है या फिर वो सबसे ऊपर स्तर पर हो गया। अर्थात वह या तो पशु है या फिर वह भगवान है ना, क्योंकि भगवान ही समाज में नहीं रहते हमारे साथ हैं, या फिर पशु। क्लियर है, उनको अपने भरण पोषण, सुरक्षा, शिक्षा तथा व्यक्तित्व विकास के लिए प्रारंभ में अपने परिवार पर तथा उसके बाद समाज पर निर्भर रहना पड़ता है इसमें। ठीक है, देखा जाए तो यूनानी दार्शनिकों ने राज्य से अलग अलग समुदाय की कल्पना नहीं की है। ठीक है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया है। ठीक है, यह इनका कमजोर पक्ष रहा है। यद्यपि अरस्तु का दृष्टिकोण अधिक वास्तविक रहा है, किंतु उन्होंने भी एक आदर्श समाज की व्यवस्था की ही कल्पना की है। अरस्तु का जो दर्शन है वो एक रूढ़िवादी था। ठीक है, क्लियर है। देखिए, जहाँ पर भी समझ में आएगा नहीं आएगा, बार बार हम कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझाया जाएगा। क्योंकि देखिए, हम ये मान के चल रहे हैं ना कि आप लोग ऑलरेडी यदि ये फॉर्म को भर रहे हैं तो बीए में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे ना, इतना तो लोल नहीं होंगे, है ना, जो समझ में नहीं आएगा। फिर भी समझ में नहीं आता आप लोगों को तो आप कमेंट करिएगा कि समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, एकदम बच्चा जैसा समझाया जाएगा उसके बाद। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है सही सही। ठीक है, वही आधार पर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। क्लियर है। तो जहाँ एक और प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति का व्यवहार उसका समाज निर्धारित करता है। ठीक है, अभी पता है हम प्लेटो क्या मानता था कि कोई व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है, जिस समाज से शिक्षा को प्राप्त करता है, वो उसी प्रकार से सोचता समझता है। क्लियर है। वहीं अरस्तु जो है सो इनके विपरीत यह विचार प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार समाज की प्रकृति को निर्धारित करता है। यानी कि अब अरस्तु उसके विपरीत क्या कहता है कि व्यक्ति जैसा व्यवहार होगा, व्यक्ति का जैसा व्यवहार होगा, समाज की प्रकृति उस हिसाब से वो निर्धारित करता है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार को बदला नहीं जा सकता, अतः समाज को भी बदलना असंभव है। व्यक्ति का व्यवहार को बदला नहीं जा सकता, ऐसा कौन कहते हैं?
तो अरस्तु कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति का व्यवहार और समाज दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना। यदि समाज बदलेगा तो व्यक्ति का व्यवहार बदलेगा, और यदि व्यक्ति का व्यवहार बदलता है तो समाज बदलेगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो अरस्तु क्या मानते हैं कि समाज को बदलना असंभव है, इसलिए व्यक्ति का व्यवहार भी नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अरस्तु परिवार को सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई मानते हैं तथा राज्य से पहले परिवार का स्थान रखते हैं। अरस्तु के पश्चात समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा ल्यूक्रेटियस, सिरसो, मार्कस अरेलियस, सेंट आइंस्टाइन आदि ने अपनी अपनी पुस्तकों में की है। ठीक है, रोम के प्रसिद्ध लेखक सिसरो की पुस्तक जो है सो उसका नाम क्या है, डी ऑफिकस। ठीक है, डी ऑफिकस। ठीक है, इसमें कहते हैं कि यूरोप वासियों के लिए दर्शन शास्त्र, राजनीति, कानून तथा समाज शास्त्र संबंधित ये ज्ञान को प्रस्तुत करती है, बताती है ये। ठीक है, किंतु उन्होंने समाज में कानूनी पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया है, गैर कानूनी पक्ष लगभग उपेक्षित रहा है इसमें। ठीक है, कानून को ज़्यादा महत्व दिया है। जैसे समाज का एक कानून होता है ना, बहुत सारा, आप आगे पढ़िएगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, कानून जैसा ऐसा समझिए कि किसी समाज में रहने के लिए कुछ कानून होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती है ना, उस हिसाब से उसके ऊपर ज़्यादा वो जोर दिए हैं। बाकी अन्य जो कानूनी विषय हैं, यानी कि जो गैर कानूनी विषय हैं, उनको उपेक्षित रखा है, यानी कि उसमें कम ध्यान दिए हैं। ठीक है, उन्होंने राज्य तथा समाज के बीच भी अंतर स्पष्ट नहीं किया है। इसके पश्चात क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों को पहला ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं समाज शास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था क्या थी इसको। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को पहला अवस्था समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी अवस्था की ओर। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी तक समाज व सामाजिक समस्याओं से संबंधित इसी प्रकार के विचार आते रहे, जिनमें एक और दर्शन तथा दूसरी ओर कल्पना पर अधिक विश्वास किया जाने लगा। ठीक है, पहले समाज में होने वाली सभी घटनाओं का कारण भगवान तथा अलौकिक शक्तियों को ही माना जाता था, किंतु अब धीरे धीरे प्रत्येक सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध को तार्किक आधार पर समझने का प्रयास किया जाने लगा। समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था में यह स्वीकार किया जाने लगा कि समाज तथा सामाजिक जीवन स्थिर नहीं है, बल्कि अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की तरह इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। समाज तथा सामाजिक घटनाओं में होने वाले इस परिवर्तन के पीछे कुछ निश्चित सामाजिक नियम होते हैं। इस तरह से इस अवस्था में सामाजिक विचारकों ने धीरे धीरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण के स्थान पर वैज्ञानिक विधियों से सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास आरंभ किया। ठीक है, जिसमें थॉमस एक्विनस तथा ये जो दांते की कृतियों ने इस प्रकार के अध्ययन उसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, किनके किनके, तो थॉमस एक्विनस और दूसरा हो गया दांते। ठीक है, ये इनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है उसमें इस प्रकार के अध्ययन दिखाई पड़ते हैं, जो यानी कि कह सकते हैं जो प्राकृतिक या फिर पुराने समय जो रूढ़िवादी परंपरा था, जिसमें से भगवान अथवा अलौकिक शक्तियों को माना जाता था किसी सामाजिक परिवर्तन का कारण, उसे अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। ठीक है, तो इन विद्वानों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना तथा समाज में भी परिवर्तनशील, समाज को भी जो है सो परिवर्तनशील माना। ठीक है, अरस्तु क्या कहते हैं कि समाज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन इन लोगों ने समाज को भी परिवर्तनशील माना। इस प्रकार से इसका विकास क्रम आगे बढ़ता है। ठीक है, ये विद्वान मानते थे कि परिवर्तन कुछ निश्चित नियमों तथा शक्तियों के अनुसार होता है। ठीक है, धीरे धीरे 45वीं शताब्दी से प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को आधार बनाया जाने लगा।
अब भगवान तथा काल्पनिक या कल्पनाओं पर विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। अब होने वाली प्रत्येक घटना का आधार भगवान के स्थान पर विज्ञान को माने जाने लगा, है ना। इस अवस्था में प्राकृतिक विज्ञान तथा दर्शन का क्षेत्र अलग अलग हो गया। पहले दोनों दर्शन और प्राकृतिक विज्ञान जो है सब दोनों एक साथ चलते थे या फिर एक ही हुआ करते थे, लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया इसमें समाजशास्त्र को लेकर के, तो दर्शन को अलग विषय के रूप में देखा जाने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया। व्यक्ति का सामाजिक जीवन जो पहले सरल था, ठीक है, व्यक्ति का सामाजिक जीवन जो है जो पहले सरल था वह सभ्य या सभ्यता के विकसित होने के साथ ही जटिल होने लगा। ठीक है, सामाजिक घटनाएं भी जटिल तथा विस्तृत होने लगी। ऐसे में समाज की विभिन्न घटनाओं एवं पक्षों को अलग अलग एवं विशिष्ट अध्ययन करने का जो दौर था वो आरंभ हो गया उस टाइम। ठीक है, सामाजिक जीवन के अलग अलग पक्ष जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक का अध्ययन जो है सो अलग अलग दिया जाने लगा। ठीक है, पहले एक ही साथ होता था, अब धीरे धीरे उसको अलग अलग, मतलब देखिए कोई भी विकास होता है तो उसका क्रम इसी प्रकार से होता है ना। पहले लोग, यदि हम लोगों का बात करें तो आदि मानव क्या करते थे, पहले छोटे छोटे, सबसे पहले तो अलग अकेले रहा करते थे, इसके बाद झुंड बना के रहना शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे झुंड जो है सो एक कह सकते हैं कबीला का रूप ले लेता है बड़ा सा, है ना। फिर वो क्या करते हैं, आग का खोज करने के बाद, कृषि का खोज होने के बाद क्या होता है कि वो किसी एक खास स्थान पे रहने लगते हैं जहाँ पे गांव बन जाता है ना। अब गांव बनता है तो क्या होता है, वहाँ पे शासन करने के लिए कोई चाहिए ना, सब अपना मनमर्जी तो नहीं कर सकता है, सबका एक अपना नियम होता है गांव का, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे विकास क्रम आगे बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार से अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति हुई। अनेक विद्वान जिसमें मार्कस अरेलियस, सेंट ऑगस्टाइन, जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू आदि ये जो हैं ये उल्लेखनीय काम इसमें करते हैं। इन्होंने समाज एवं सामाजिक जीवन के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चाएं की हैं। ठीक है, यद्यपि इन विद्वानों ने अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपने विचारों को रखा तथा अन्य आदर्श तक पहुंचने का प्रयास किया है। यह आदर्श तथा वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक नियमों का संबंध वास्तविकता से होता है, आदर्शों से नहीं। ठीक है, वैज्ञानिक का नियम क्या होता है, विज्ञान का नियम क्या है, जो वास्तविक है उसी को वह बताता है, उसको आदर्शों से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, आदर्श क्या होता है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। जैसे कि आप एक आदर्श मानव का यदि परिभाषा लेते हैं तो आमतौर पर राम को देखा जाता है। राम क्या थे, एक आदर्श मानव थे, वो समाज को लेकर के चलने वाले थे, तो उसे ही आदर्श का हम कह सकते हैं। मतलब एक सुनियोजित ढंग से किसी कार्य को करने का जो तरीका होता है एक आदर्श होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेरा क्या योजना है कि सभी को फ्री शिक्षा देना, ये मेरा योजना है, अपना पर्सनल योजना। ठीक है, तो एक मनुष्य होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है, यह मेरा आदर्श है कि मैं मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो लोगों तक बांटूं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि वैज्ञानिक नियमों का संबंध वास्तविकता से होता है, आदर्शों से नहीं, अतः इन विचारकों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में वैज्ञानिकता का अभाव दिखता है। साथ ही साथ इन सामाजिक विचारकों के निष्कर्ष क्रमबद्ध निरीक्षण पर आधारित नहीं थे। ठीक है, विज्ञान में क्या होता है कि क्रम बाय क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का निरीक्षण किया जाता है, देखा जाता है उसके बीच में। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि विज्ञान का संबंध वास्तविक निरीक्षण से है, ना कि काल्पनिक निरीक्षण से। विभिन्न विद्वानों द्वारा 16वीं शताब्दी में
राज्य तथा समाज के बीच अंतर स्पष्ट करना आरंभ किया गया। ठीक है, मेकियावेली ने अपनी पुस्तक जो है, सो एक विद्वान हुए मेकियावेली के नाम से, उनका एक पुस्तक है द प्रिंस। ठीक है, इसमें एक राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के जो सिद्धांत हैं उसके विषय में बताया गया है। ठीक है, द प्रिंस के नाम से एक किताब लिखे मैकियावेली नाम के एक विद्वान ने। ठीक है, उसमें क्या बताया गया है कि एक राज्य को चलाने के लिए क्या आदर्श होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, इसके विषय में उन्होंने चर्चा की। इसके बाद सर थॉमस मूर की कृति यूटोपिया, ये 45 और 45 को आप नहीं ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये दिमाग मत लगाइएगा। तो सर थॉमस मूर, क्या नाम था? सर थॉमस मूर की एक किताब आती है जिनका नाम है यूटोपिया, में एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था तथा दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं का वर्णन करती है वो। ठीक है, इसके बाद एक और विद्वान होते हैं विको। ठीक है, विको की पुस्तक द न्यू साइंस के अनुसार, ठीक है, ये क्या कौन सा किताब लिखते हैं? द न्यू साइंस के अनुसार समाज कुछ निश्चित कानूनों अथवा नियमों के अधीन होता है, ये इनका कथन है। ठीक है, इन कानूनों को निरीक्षण द्वारा ही समझा जा सकता है। बाह्य तत्व जैसे जलवायु व्यक्ति के सामाजिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसका वर्णन मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में किया है। ठीक है, देखिए जलवायु जो है सो किसी व्यक्ति का सामाजिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाता है, उसके बारे में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। अब इसको जरा हम आप लोगों को समझा देते हैं कि जलवायु जो है सो किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी समाज के जीवन में, या फिर पूरे समाज के ऊपर किस प्रकार से उसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब साधारण सा हम उदाहरण लेते हैं। ठीक है, देखिए अब कोई भी ऐसा देश का हम ले लेते हैं, चलिए सपोज हम लेते हैं सऊदी अरब का। ठीक है, सऊदी अरब का लेते हैं एक उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या है कि सऊदी अरब आप लोगों को पता है कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है ना? क्या है? रेगिस्तान। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है कि बहुत सारा धूल उड़ता है। आप लोगों को पता है वहां पे अचानक से धूलों की आंधी आ जाती है ना? तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वहाँ पे लोग जो हैं सो स्त्रियां या पुरुषों के द्वारा एक बुर्का टाइप का चीज़ पहनने जाने लगा, है ना, जो धूलों से बॉडी को सुरक्षित करता है या फिर बॉडी में धूल नहीं लगने देता है ना? क्लियर है? तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ का एक परंपरा बन गया, है ना? वो ले लेते हैं। जैसे कि आप भारत का ही बात देखिए, भारत में विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं, है ना? अब कश्मीर साइड चले जाइएगा तो वहाँ स्वेटर पहनने का नियम कानून है अपने बॉडी को ये करने के लिए। तो वहाँ समाज जो है उस हिसाब से ठंडा प्रदेश में जैसा रहा जाता है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। वही राजस्थान का बात कर लेते हैं तो वहाँ पे वही वहाँ के जलवायु के अनुसार वहाँ के लोग अपने हिसाब से रहते हैं। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, फिर से बताया जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक जो है सो द स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या बताया है कि कहीं का जलवायु जो है सो किस प्रकार से उस जगह का या फिर किसी क्षेत्र का जलवायु जो है सो किस प्रकार से वहाँ के सामाजिक परिवर्तनों का हिस्सा बनता है या फिर उसका कारण बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो शुरुआत के सभी सामाजिक विचारक प्रमुख रूप से मानवीय विचारधारा के नैतिक पक्ष में रुचि रखते थे। इसके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में वैज्ञानिक पक्ष का अभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में ये कमियां 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बनी रही थी। ठीक है, इसके पश्चात फ्रेंच दार्शनिक तथा समाजशास्त्री अगस्त कॉन्ट
ये कौन थे? समाजशास्त्र का जनक, ठीक है, अगस्त कॉन्ट द्वारा 19वीं सदी में समाजशास्त्र की व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक नींव रखी गई। अगस्त कॉन्ट ने इस बात को रखा कि विभिन्न विज्ञानों का विकास एक निश्चित क्रम में हुआ है और इस क्रम विकास में समाजशास्त्र सबसे आधुनिक तथा सबसे पूर्ण विज्ञान है। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा जो है सो कॉन्ट ने अपनी प्रमुख कृति जो है सो उनका इस समय जो पहले बताए थे पॉजिटिव फिलॉसफी में किया था। ठीक है, ये कब आया था? तो 1838। तो हम लोग दूसरा अवस्था को जान गए। उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब हम लोग तीसरी अवस्था के विषय में देखते हैं। ठीक है, तो प्राचीन यूरोपीय समाज में जो राजतंत्र पर आधारित था वह एक परंपरावादी समाज पर आधारित था। वह एक परंपरावादी समाज था। राजतंत्र क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बताने का हमको तो ज़रूरत नहीं लगता है, फिर भी थोड़ा सा बताते हैं। जहाँ पे राजा का शासन चलता था। ठीक है, तो यूरोपीय समाज उस समय क्या था, जब तीसरी अवस्था थी इसकी समाजशास्त्र के विकास की, तो उस टाइम जो है सो वो राजतंत्र पर आधारित था। ठीक है, और एक परंपरावादी समाज था वो। आर्थिक व्यवस्था में कृषि भूमि केंद्रीय स्थान पर रखती थी। जो अर्थ को लेकर के यानी कि पैसे को लेकर के, धन को लेकर के जो मेन अर्निंग का जो स्रोत था वो क्या था? कृषि योग्य भूमि। ठीक है, समाज में धर्म का जो है सो मुख्य स्थान था। नैतिक अनैतिक का जो निर्णय है वो धर्मगुरु यानी कि पादरियों के द्वारा किया जाता था। समाज में परिवार तथा नातेदारी संबंध को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। राजा को धर्म का समर्थन प्राप्त था तथा वह अपने दैवीय अधिकारों का प्रयोग जो है सो वो शासन में करता था, है ना। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव जो है सो 19वीं शताब्दी में हुआ। उस समय यूरोप फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप में 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांतियों का जो समय था, जो पुनर्जागरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करता है, बनने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो जिटलिन ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण दो विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतःक्रिया को माना है। ठीक है, कौन? तो जिटलिन ने। ठीक है, जिटलिन कौन थे? तो एक विद्वान थे। ठीक है, उनके अनुसार पहली विचारधारा 48वीं सदी की विचारधारा है, जिसमें प्रगति की विचारधारा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रगति की विचारधारा कहते हैं। कौन सा विचारधारा? जो 48वीं सदी की विचारधारा है उसे प्रगति की विचारधारा कहा जाता है। इस विचारधारा को मानने वालों का कहना है कि समाज प्राकृतिक का एक अंग है, अतः प्राकृतिक नियम समाज पर भी लागू होते हैं। ठीक है, क्लियर है? सामाजिक वैज्ञानिक को उन नियमों को खोजना चाहिए जो समाज को संचालित एवं परिवर्तित करते हैं। दूसरी विचारधारा का विकास 49वीं सदी के प्रारंभ काल में हुआ, जिसे व्यवस्था का विचारधारा कहा गया। चूंकि औद्योगिक तथा फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में संक्रमण का दौर शुरू हो गया था। पुराने नियम, मूल्यों एवं विचारों के स्थान पर नए सामाजिक नियम तथा कानून बनने लगे थे। इस प्रकार से समाज पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुका था। ऐसे में समाज के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा व्यवस्था का विचारधारा का विकास किया गया। अगस्त कॉन्ट ने इन दोनों ही विचारधाराओं से ये प्रभावित थे। कॉन्ट का मानना था कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का तो वैज्ञानिक अध्ययन करेगा ही, साथ ही उन सभी नियमों तथा शक्तियों का भी अध्ययन करेगा जो समाज में परिवर्तन लाते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाने में भी योगदान देते हैं। ठीक है, तो
तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन फ्रांसीसी विचारक अगस्त कॉन्ट द्वारा 19वीं सदी में अपनी प्रमुख कृति जो है सो पॉजिटिव फिलॉसफी में किया गया। इसीलिए कॉन्ट को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। शुरू में अगस्त कॉन्ट गणित के छात्र थे। जब इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू में अगस्त कॉन्ट जो है सो गणित के छात्र थे, किंतु बाद में वो सामाजिक समस्याओं के प्रति आकर्षित हुए तथा 1817 से 1818 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान सेंट साइमन के संपर्क में आए। किनके संपर्क में? तो सेंट साइमन के संपर्क में आते हैं, ठीक है। सेंट साइमन ऐसे विज्ञान को खोजना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके। अगस्त कॉन्ट ने इनके संपर्क में आकर इनके विचारों के आधार पर एक नए विज्ञान की नींव रखी। आरंभ में कॉन्ट ने इस विज्ञान को सोशल फिजिक्स का नाम दिया, किंतु बेल्जियम के विद्वान क्लेटलेट कह सकते हैं इनको, क्लेटवेट ठीक है। तो इनके शब्द, इस शब्द का प्रयोग जो है 1835 में अपने एक लेख में किया था। अतः बाद में कॉन्ट ने इस नए विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रखा, ठीक है। कॉन्ट तत्कालिक सामाजिक घटनाओं की अध्ययन प्रणाली से असंतुष्ट थे, ठीक है। उस समय सामाजिक घटनाओं का अध्ययन दार्शनिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किया जाता था। कॉन्ट ऐसे विज्ञान की रचना करना चाहते थे जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वास्तव में वैज्ञानिक रूप से करे तथा तत्कालिक दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित न हो। कॉन्ट कहते हैं कि सामाजिक जीवन की दिशाएं एकता के सूत्र में बंधी होती है और यह एकता विकास की ओर उन्मुख होती है। उनके अनुसार समाज या सामाजिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा? तो धार्मिक, भौतिक तथा वैज्ञानिक, ठीक है। मनुष्य इन्हीं 3 अवस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ता है। जहाँ तक प्राकृतिक घटना वस्तु के चिंतन का प्रश्न है तो मानव अब वैज्ञानिक अवस्था को प्राप्त कर चुका है, किंतु उसका समाज संबंधी चिंतन अभी भी भौतिक अवस्था में ही है। यह यद्यपि अभौतिक अवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है तथा मानवता वैज्ञानिक अवस्था की दहलीज पर अभी है। कॉन्ट का दृष्टिकोण आशावादी दिखाई देता है या आशावादी दिखाई देता था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1843 में समाजशास्त्र को इंग्लैंड में स्थापित किया तथा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के प्रसिद्ध सिद्धांत सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का प्रयोग समाजशास्त्र में किया। स्पेंसर ने कहा कि जीवों के समान ही सामाजिक घटना वस्तु भी सरल से जटिल तथा समरूप से विषम रूप की ओर धीरे धीरे विकसित हो रही है। इसके अनुसार एक साधारण आदि मानव का विकास वर्तमान के सभ्य मानव में हुआ। अपने जैविक सिद्धांत में स्पेंसर ने समाज को मानव शरीर के समान माना है। स्पेंसर के सिद्धांत जिसमें उन्होंने तो अपने जैविक सिद्धांत में स्पेंसर ने समाज को मानव शरीर के समान माना है, ठीक है। स्पेंसर के सिद्धांत जिसमें उन्होंने सामाजिक घटना वस्तु की जैविक व्याख्या की है, ठीक है। 49वीं शताब्दी तक ये प्रचलित रहे थे, ठीक है। इसके पश्चात ग्राहम वेलेस, हॉब्स हाउस है ना, हॉब हाउस कह सकते हैं इनको, हॉब्स हाउस, गिडिंग्स, कुले, मिड आदि ने सामाजिक विकास की व्याख्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये की थी, किए गए उनके द्वारा, ठीक है। इन विचारकों या फिर इन सभी विचारकों ने स्पष्ट किया कि सामाजिक विकास किस प्रकार से मानव मन के विकास पर निर्भर है
अगस्त कॉन्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था तथा प्रगति का विज्ञान कहा है। वे समाज को एक व्यवस्था मानते हैं जिसके सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से कॉन्ट मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न भागों के बीच अंतर संबंधता तथा अंतर्निर्भरता पाई जाती है। ठीक है, पाए जाने का फलस्वरूप समाज समग्र अध्ययन के रूप में होना चाहिए जो समाजशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को नियमित करने वाले सामाजिक नियमों को खोजता है। अगस्त कॉन्ट के पश्चात इस्माइल दुर्खिम है ना, ये 1858 से 1947 द्वारा समाजशास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य किया गया। दुर्खिम भी समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञान से अलग करने पर बल देते हैं। वे समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान मानते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व ऐसे सामाजिक प्रतीक होते हैं जो समाज के अधिकांश लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे विचार, भावनाएं, व्यवहार के ढंग, धारणाएं, ये सब। ठीक है, तो एक विषय के रूप में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1836 में हुआ। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक विषय के रूप में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन जो है सो येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सन 1836 में शुरू हुआ। ठीक है, इसके पश्चात 1889 में 89 में फ्रांस में, साथ ही साथ 1924 में पोलैंड में, 1924 में मिस्र में, 1947 में स्वीडन तथा श्रीलंका एवं 1954 में रंगून विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि में समाजशास्त्र को अन्य विषय के साथ ही मिलाकर अध्ययन किया जाता है। देखा जाए तो समाजशास्त्र के विकास में इन समय विश्व के कई देशों के विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। जहां एक और जर्मनी में टॉनीज रेजल, मार्क्स एवं वीरकांत ने समाजशास्त्र के विकास में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर फ्रांस में रूसो, मार्टेन तथा मॉश का भी योगदान कम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लेस्टर वार्ड, रॉस, मैकाइवर, सोरोकिन है ना, उसके बाद पार्सन्स आदि विज्ञान विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र के विकास में सहयोग किया गया है ना। हार्वर्ड, स्पेंसर, मिल, जिन्सबर्ग आदि ने इंग्लैंड में समाजशास्त्र को विकसित किया है। चलिए, ये कंटेंट इतना अच्छा मिला है कि इसमें कुछ समझाने लायक हमको दिख ही नहीं रहा है, बस लाइन बाय लाइन हम पढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमको नहीं लगता है कि इतना आसान भाषा में पहले से ही लिखा है, इसको और कितना आसान बनाया जाए, है ना। और हम तो पहले सोचे कि एक नोट तैयार करके उसके बाद आप लोगों को पढ़ाएं, लेकिन समय के अभाव के चलते जो है सो ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि मैं अकेला ही सारा काम करता हूँ, है ना। तो किधर किधर हम करेंगे हमको समझ में नहीं आता है। तो ये हमको आसान तरीका लगा पढ़ाने का। तो कहीं भी वैसा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को तो कमेंट करिएगा, और भी आसानी से उसको समझा दिया जाएगा, इसमें कोई ये इशू नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग तीसरा जो है सो अवस्था को पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब इसके बाद अर्थशास्त्र के विकास की जो चतुर्थ अवस्था है, आखिरी अवस्था, आखिरी स्टेज जो है, सो इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो चतुर्थ अवस्था को हम लोग देखते हैं। तो 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्वरूपों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन आरंभ होने लगा। समाजशास्त्र को व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने वाला विज्ञान माने जाने लगा। इसी प्रकार से व्यक्ति एवं समाज के बीच पाए जाने वाले संबंधों को जानने के लिए व्यक्ति के सामुदायिक जीवन पर अध्ययन किया जाने लगा। व्यक्ति के 72
समूह से क्या संबंध है, इसे जानने के लिए स्मॉल तथा गैल्पिन आदि समाजशास्त्रियों ने गांव, नगर तथा अन्य प्राथमिक समूहों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। कूले ने इन्हीं समूहों का अध्ययन करके मानव समूहों को प्राथमिकता तथा द्वितीय या द्वैत्विक समूहों में विभाजित किया। कूले के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्राथमिक समूहों का प्रभाव द्वितीय या द्वैतिक समूहों की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है ये, ठीक है। नगरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का श्रेय पार्क तथा बर्गेंस को जाता है। इन्होंने नगरों का जनसंख्यात्मक तथा संरचनात्मक अध्ययन करने का भी प्रयास किया। इसके पश्चात विभिन्न समूहों के अंतर संबंधों को मनोवैज्ञानिक स्वरूपों का भी अध्ययन प्रारंभ होने लगा। फलस्वरूप समाजमिति पद्धति का विकास होता है, ठीक है, जहाँ एक और सामाजिक जीवन के अनुकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के महत्व पर जी स्टार्ड तथा E.S. रॉस द्वारा प्रकाश डाला गया। वहीं दूसरी ओर थॉमस तथा नैनकी ने मनोवृत्ति एवं मूल्यों की बात की, ठीक है। इस प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अलग अलग विद्वानों ने समाज के विभिन्न पक्षों को लेकर के अध्ययन प्रारंभ करें, जो समाजशास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है, ठीक है। मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और ऑगस्ट कॉन्ट को समाजशास्त्र के जनक के रूप में, और आधुनिक यदि समाजशास्त्र का जनक का बात किया जाएगा तो मैक्स वेबर होगा, ठीक है। मैक्स वेबर उन प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए एक पृथक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार किसी भी क्रिया को तभी समझा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाले कर्ता द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के आधार पर बताया लगाया जाए, ठीक है। उन्होंने समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक क्रिया को माना तथा इसे जानने के लिए इस बात पर जोर दिया कि कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ को समझा जाए। मैक्स वेबर ने आदर्श प्रतिरूप की बात की है। इसके अनुसार सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध या संबंधों की तार्किक रूप से तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि उन घटनाओं को पहले से समानता के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में ना बांट लिया जाए। इस प्रकार हमें अध्ययन के लिए कुछ आदर्श स्वरूप मिल जाएंगे। आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत तथा जटिल होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि समानताओं के आधार पर विचारपूर्ण अथवा तार्किक रूप से समस्त में से कुछ घटनाओं अथवा व्यक्तियों को इस प्रकार से चुना जाए कि वे संपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करें। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना तथा स्वरूपात्मक संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। इनका मानना है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन करता है, जैसा कि 20वीं शताब्दी के विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संरचना के संबंध में अध्ययन भी प्रारंभ होने लगे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री टॉलकॉट पार्सन्स ने समाज को एक व्यवस्था माना है तथा सामाजिक क्रिया को इस सामाजिक व्यवस्था की आधारभूत इकाई माना, ठीक है। अमेरिकी समाजशास्त्री रॉबर्ट मार्टन ने मध्यवर्ती सीमा सिद्धांत की बात कही है। मैलोस्की तथा रेडिक्लिफ ब्राउन ने इस बात पर जोर दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों पर अध्ययन संपूर्ण समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक संस्कृति तथा तत्व संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार्य करते हैं तथा ये तत्व प्रक्रियात्मक अवस्था के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अन्य जीवन के लिए
व्यवस्था पर ही आश्रित होते हैं। इन दोनों ही विद्वानों ने प्राकृतवादी विचारधारा को व्यवस्थित किया। टाइनबी ने सभ्यता की उचित तथा विकास को प्रकृति की चुनौती के उत्तर में किए जाने वाले प्रयत्नों का परिणाम माना है। ठीक है, इसके अनुसार मनुष्य को प्राकृतिक द्वारा चुनौती मिली है, तब उस चुनौती को उत्तर देने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप सभ्यता का विकास होता है। इस संदर्भ में उन्होंने भारत, मिस्र, मलेशिया, चीन आदि सभ्यताओं का उदाहरण दिया है। उसके अनुसार यद्यपि प्रमुख रूप से चुनौतियां प्राकृतिक ही होती है, किंतु यह सामाजिक तथा प्राणी शास्त्रीय भी हो सकती है। ठीक है, पिटरिम सोरोकी द्वारा समाज तथा सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, बताया गया। ठीक है, ब्लूमर मिड द्वारा कूले ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखा जाए तो कॉन्ट द्वारा 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना के पश्चात विश्व के विभिन्न देशों में इस विज्ञान का अध्ययन एवं अध्यापन का कार्य होने लगा। मुख्यतः इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक विद्वानों द्वारा नए विषय के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए गए इसमें। ठीक है, इंग्लैंड में जॉन स्टुअर्ट मिल तथा हॉबर्ट स्पेंसर के अतिरिक्त वेस्टरमार्क, कार्ल हो गया, मैनहेम, हॉबहाउस, रॉबर्टसन, जिन्सबर्ग, चार्ल्स बूथ, हल्सन्स आदि विद्वानों ने समाजशास्त्र के विषय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इसके द्वारा इंग्लैंड में सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया। फ्रांस में कॉन्ट के पश्चात दुर्खिम द्वारा समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त रूसो, टार्ले मॉन्स्टेन और मॉस आदि द्वारा समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जर्मनी में मैक्स वेबर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने समाजशास्त्र को एक अन्य सामाजिक विज्ञान से अलग एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त जॉर्ज सीमेल, टॉनीज विक्रांत, रेजल, विनवॉश आदि विद्वानों ने जर्मनी के समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक बात हुआ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में उम्मीद है आ गया होगा। इसमें कोई खास और बचा है नहीं। चलिए, थोड़ा सा और भी है, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो इंग्लैंड में समाजशास्त्र का विकास जो है सब बहुत अधिक नहीं हो पाया। फ्रांस में भी दुर्खिम के बाद समाजशास्त्र के विकास की गति अत्यंत धीमी हो गई। फ्रांस में समाजशास्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव में अत्यधिक रहा। ठीक है, साथ ही जर्मनी में 49वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अनेक विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। यद्यपि पहले जर्मनी में पहले समाजशास्त्र को उसके विश्वकोशीय स्वभाव के कारण अस्वीकार कर दिया गया था, है ना। रेमंड एटन कहते हैं कि दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी समाजशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करने का प्रयास किया गया, किंतु जॉर्ज सीमेल के विचार से प्रभावित होकर समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का विज्ञान मानते हुए इसे एक अमूर्त विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, समाजशास्त्र का तीव्र गति से विकास अमेरिका में हुआ। अमेरिका का समाजशास्त्र आरंभ से ही अत्यंत समृद्ध रहा है। क्रांतिकारी समाजशास्त्र तथा नए समाजशास्त्र का उद्भव भी अमेरिका में ही हुआ। सर्वप्रथम विषय के रूप में, ठीक है, समाजशास्त्र का अध्ययन येल विश्वविद्यालय अमेरिका में 1876 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो PDF है आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग खुद से भी एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद यही कहीं समझ में आपको परेशानी होता है तो आप लोग कृपया कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आप लोगों के छोटे से छोटे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया जाए।
यानी कि इस बार जो आप लोगों का लेडीज सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग 100 में 100 करके आना है आप लोगों को, ठीक है। उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे, उसके लिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। बस आप लोगों को जहाँ परेशानी होगा, दिक्कत होगा, वो कम से कम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फलाने जगह हमको समझने में परेशानी हुआ, ठीक है। लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये चीज़ को जो समाज शास्त्र का आविर्भाव है या फिर उद्भव जो है वो समझने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। रॉकेट साइंस तो पूरा समाज शास्त्र भी नहीं है। बस ये समाज शास्त्र मूल रूप से ये एक सोच है, समझ सकते हैं, ठीक है। इसको समझा जा सकता है, केवल एक फिलॉसफी ही समझ इसको कहिए आप एक हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको जितना विस्तार से समझिएगा उतना आप इसमें ज़्यादा बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में समाज शास्त्र का उद्भव तथा विकास। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप सब जान गए हैं कि किस प्रकार से विदेशों में समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ, ठीक है। अब आप लोग जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान की स्थापना हुई, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो है सो 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बजेंद्र नाथ सिंह सील के द्वारा समाज शास्त्र विषय पर अध्ययन प्रारंभ किया गया। इसके पश्चात प्रोफेसर पैट्रिक किट्स द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में इस विषय का अध्ययन किया जाने लगा, ठीक है। यद्यपि अनौपचारिक रूप से भारत में समाज शास्त्रीय अध्ययन अन्य रूपों में 1000 वर्ष पहले से ही आरंभ हो चुके थे, ठीक है। किस किस प्रकार से? तो भारत के प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि में सामाजिक मूल्यों, आदर्शों तथा सामाजिक संस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे कि हम कुछ देर पहले ही बताया, जब आदर्श का बात किए तो श्री राम का बात निकला मुँह से, है ना। तो ये बहुत हजारों साल पुराना चीज़ है हम लोग के लिए, ये कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य किसको कहा गया? कौटिल्य जो है सो चाणक्य को कहा गया, ठीक है। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य, जब आप ये पढ़े होंगे हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जब पढ़े होंगे तो उसमें चाणक्य का उल्लेख मिलता है। चाणक्य के द्वारा एक प्रसिद्ध किताब, एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम तो अर्थशास्त्र था, परंतु वो जो उसके विषय, उसके पास जो मतलब उस किताब में जो विषय वस्तुएं थी वो पॉलिटिक्स से संबंधित थी, यानी कि राजनीति से संबंधित थी, समाज से संबंधित थी। क्लियर है? इसके बाद शुक्राचार्य का नीति शास्त्र आदि भी अपने समय की सामाजिक व्यवस्था, संस्थाएं, परंपराओं आदि का विवरण ये सब प्रस्तुत करती है। इस प्रकार देखा जाए तो भारतवर्ष में विभिन्न कालों में रचित ग्रंथ का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सुव्यवस्थित पूर्वावलोकन तथा विश्लेषण करके उस समय की सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं आदि के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर बजेंद्र नाथ सील, साथ ही साथ प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, डॉक्टर भगवान दास तथा प्रोफेसर केवल मोटवानी आदि द्वारा भारतीय विद्वानों द्वारा प्राचीन ग्रंथों का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया, ठीक है। प्रोफेसर बजेंद्र नाथ सील की पुस्तक पॉजिटिव साइंस ऑफ द एजेंट हिंदूज, ठीक है। बजेंद्र नाथ सील के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया? तो पॉजिटिव साइंस ऑफ द एजेंट हिंदूज, ठीक है। प्रोफेसर विनय कुमार सरकार की पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ हिंदू सोशोलॉजी लिखा गया। डॉक्टर भगवान दास की के द्वारा लिखा गया द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा प्रोफेसर केवल मोटवानी की पुस्तक इंडियाज एजेंट लिटरेचर, ठीक है, एंड इंट्रोडक्टरी सर्वे आदि में भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो अनौपचारिक रूप से आप लोग को पता चल गया कि भारत में किस प्रकार से था। रामायण, महाभारत, उपनिषद के काल से ही समाज शास्त्र के ऊपर अध्ययन
किया जा रहा था। ठीक है, वहीं आप देखें तो मौर्य काल के दौरान भी जो चाणक्य के द्वारा यानी कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वो भी क्या था, समाजशास्त्र से संबंधित किताब था। ठीक है, शुक्राचार्य के द्वारा भी नीति शास्त्र का निर्माण किया गया, वो भी समाजशास्त्र के नीतियों के ऊपर ही था वो। ठीक है, तो औपचारिक रूप से 1917 में प्रोफेसर बजेंद्र नाथ सील द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, यद्यपि ये दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे तथापि उनके द्वारा समाजशास्त्रीय अध्ययन किए गए एवं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रिश्चियन एंड वैष्णव ट्रेडिशन तथा ओरिजिन ऑफ रेसेस नामक पुस्तक की रचना की गई। 1920 में लगभग प्रोफेसर सील के प्रयासों से मैसूर विश्वविद्यालय में बीए की कक्षाओं में समाजशास्त्र विषय को 3 अन्य विषय के साथ एक गौण विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, श्री विनय कुमार सरकार, डॉक्टर DN मजूमदार, है ना, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस आदि प्रोफेसर बजेंद्र नाथ सील के ही शिष्य थे। ठीक है, मैसूर विश्वविद्यालय के पश्चात 1924 में प्रोप्रेटिक गिट्स द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र को मिलाकर एक अलग विभाग खोला गया। ठीक है, प्रोफेसर गिट्स ने नगरीय समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नगर नियोजन के क्षेत्र में उसके अध्ययन जो है सो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद GS धुरिये तथा KM कपाड़िया आदि विद्वान भी इस विभाग से जुड़े और वैसे तो मानव शास्त्री थे वे लोग, लेकिन किंतु समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, सन 1924 में प्रोफेसर गोविंद सदाशिव धुरिये जो है सो वो बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। प्रोफेसर धुरिये ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके द्वारा 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन भी और साथ ही उनका संपादन भी किया गया। एक बुलेटिन मतलब एक समाचार पत्र के रूप में। ठीक है, प्रोफेसर धुरिये द्वारा कास्ट एंड क्लासेस इन इंडिया 1957 में एक पुस्तक लिखी गई जिनमें उन्होंने भारतीय जाति तथा वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसके उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी देश के परिवार संस्था के तुलनात्मक अध्ययन अपनी पुस्तक फैमिली एंड किन्स इन इंडो यूरोपियन कल्चर जो 1955 में प्रकाशित हुआ में उन्होंने बताया। ठीक है, पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना मानव शास्त्र के साथ 1938 में हुई जिसकी प्रथम अध्यक्ष इरावती कर्वे थी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लगभग इसी समय 1924 में डॉक्टर रामकमल मुखर्जी के द्वारा अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया। 1956 में समाजशास्त्र अर्थशास्त्र विभाग से अलग होकर समाज सेवा विभाग से जुड़ गया। सन 1972 तक ये दोनों विषय एक ही विभाग के अंतर्गत कार्यरत रहे, किंतु इसके पश्चात समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित हो गया। डॉक्टर रामाकृष्ण मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के KK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के संस्थापक प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसके सामाजिक मूल्य संबंधित विचार समाजशास्त्र के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिसमें कुछ मुख्य पुस्तकों इस प्रकार है। कौन कौन से हैं? तो रीजनल सोशियोलॉजी ये जो है सो 1926 में आया। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्ट ये 1948 में आया। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज ये 1949 में आया। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स ये 1954 में आया। द हराइजन ऑफ मैरिज ये 1956 में आता है। द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस 1960 में आता है। ठीक है, ये सब बुक्स आते हैं।
इसके बाद डॉक्टर राम कमल मुखर्जी के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर डीपी मुखर्जी, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, का भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए द्वंद्ववाद के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझाने का प्रयास किया तथा आंतरिक एवं बाह्य परंपरा के रूप में भारतीय परंपरा का इस्लामिक एवं पश्चिमी परंपरा के साथ द्वंद्व के साथ साथ भारतीय परंपरा के अंतर्गत उच्च एवं स्थानीय परंपरा के बीच क्रियाशील द्वंद्व का उदाहरण सहित विवेचना प्रस्तुत किए। रामकमल मुखर्जी तथा डॉक्टर पी मुखर्जी के अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर RN सक्सेना, डॉक्टर TN मदान, डॉक्टर SP नागेंद्र, डॉक्टर AK शरण, डॉक्टर इंद्रदेव तथा डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग की स्थापना हुई, जहां प्रसिद्ध मानव शास्त्री DN मजूमदार ने अध्यापन का कार्य शुरू किया। ठीक है। इसके बाद सन 1954 में, यानी कि सन 1954 के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू होने लगा। साथ ही साथ समाजशास्त्र एक लोकप्रिय विषय बनने लगा। दिल्ली, गुजरात, नागपुर, उस्मानिया, बड़ौदा, कर्नाटक, पंजाब, मद्रास, कुरुक्षेत्र आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू किया गया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, कुमाऊं, गढ़वाल, गोरखपुर, रुहेलखंड, अवध, अलीगढ़ तथा बुंदेलखंड आदि में भी समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया गया। ठीक है। एवं पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु अनेक अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जैसे कि JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क्स लखनऊ में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बम्बई तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा इत्यादि, ये सब। ठीक है। इसके अतिरिक्त UGC में भी जो है सो यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कहते हैं, तथा ICMMR भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भी समाजशास्त्र के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। इसके साथ ही देश के तकनीकी एवं चिकित्सा संस्थाओं जैसे IIT कानपुर तथा दिल्ली एवं HBTI कानपुर में भी समाजशास्त्र विषय का अध्ययन एवं शोध कार्य किया जाता है। ठीक है। तकनीकी संस्थाओं के अतिरिक्त देश के अनेक कृषि विश्वविद्यालय एवं संस्था जैसे पंतनगर कानपुर है ना, पंतनगर हो गया, कानपुर हो गया, नैनी यानी कि जो इलाहाबाद में है, तथा फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन का कार्य किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों में मुख्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन का कार्य किया जाता है। भारत में समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनेक विद्वानों का नाम उल्लेखनीय है, जिनमें समाजशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं एवं अपनी कृतियों द्वारा इस विषय को गहनता से समझने में सहायता की है, जैसे कि KM कपाड़िया, डॉक्टर PN प्रभु है ना, डॉक्टर NM श्रीनिवास, डॉक्टर AR देसाई, डॉक्टर DN मजूमदार आदि। डॉक्टर KN कपाड़िया ने अपनी 2 प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू किनशिप है ना तथा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये सब के विषय में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसमें सिलेबस में है। ठीक है। तो है ना, परिवार, विवाह एवं नातेदारी, तो इन्हीं के विषय, इन्हीं का बुक से हम लोग उठा के पढ़ेंगे। ठीक है। मैं हिंदू नातेदारी तथा भारतीय विवाह एवं परिवार के संबंध में अपने अध्यापन एवं विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर PN प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन
1954 में जो प्रकाशित हुआ, में जाति प्रथा तथा आश्रम व्यवस्था आदि विषयों का विश्लेषण प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया है। डॉक्टर D.N. मजूमदार, रिजले तथा हस्टन द्वारा भारत में जाति प्रथा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्यापन का कार्य किया गया है। सोशोलॉजिकल बुलेटिन के समान ही अन्य शोध पत्रिकाएं आती थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन टू सोशोलॉजी का प्रकाशन D.F. पॉकॉक तथा लुई डुइमा के द्वारा आरंभ किया गया। काशी विद्यापीठ में समाजशास्त्र को स्थापित करने एवं विकसित करने का जो श्रेय है वो भगवान दास तथा प्रोफेसर राजा रामजी शास्त्री को दिया जाता है इसमें। ठीक है, सामाजिक नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन काशी विद्यापीठ के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, चलिए ये खत्म होने को है। तो भारत में समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय सामाजिक संस्थाओं, भारतीय जाति एवं वर्ग व्यवस्था, भारतीय ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय व्यवस्था आदि का विभिन्न विद्वानों द्वारा गहनता से अध्ययन किया गया है। डॉक्टर धुरिये ने अपनी पुस्तक द कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, जो 1957 में प्रकाशित हुआ था, जिसका परिवर्तित नाम अभी है कास्ट, क्लासेस एंड ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, में भारतीय जाति तथा वर्ग व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। साथ ही अपने पुस्तक फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर में भारतीय तथा पश्चिमी देश के परिवारों संस्था का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा ने जाति प्रथा तथा नेतृत्व आदि का अध्ययन ग्रामीण समुदाय में किया है। ग्रामीण समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन डॉक्टर दुबे की इंडियाज चेंजिंग विलेजेस तथा D.N. मजूमदार के पुस्तक रूरल प्रोफाइल में परिलक्षित होती है। ठीक है, उसमें पता चलता है। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान M.N. श्रीनिवास की 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा प्रभुत्व संपन्न जाति समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है। ठीक है, भारत में समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में उभरती प्रकृतियों के विषय में डॉक्टर R.N. मुखर्जी कहते हैं कि भारत की सामाजिक संरचना या सामाजिक जीवन का एक मोटे रूप में अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परंपरात्मक रूप से जाति प्रथा, संयुक्त परिवार तथा पंचायत, ये 3 संस्थाएं भारतीय सामाजिक जीवन व संगठन की आधारशिला है। क्या क्या? तो जाति प्रथा, संयुक्त परिवार है ना, तथा पंचायत। ठीक है, इनमें जाति प्रथा अपनी समस्त जटिलताओं तथा अनोखेपन के साथ ही एक अद्वितीय संस्था है, जिसमें अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों का अध्ययन अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत में समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में जाति प्रथा का अध्ययन ही संभवतः सबसे पहले हुआ था, और इस क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर D.N. मजूमदार की देन वास्तव में उल्लेखनीय है। ठीक है, जाति प्रथा के ऊपर जो है सो D.N. मजूमदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च किए थे। ठीक है, रिजले के अनुसार अनुलोम विवाह के द्वारा प्रजातीय मिश्रण के फलस्वरूप ही विभिन्न जातियाँ उत्पन्न हुई। ठीक है, अनुलोम विवाह मतलब एक जाति कोई दूसरे जाति के साथ विवाह किए उससे। ठीक है, हडसन द्वारा अपने अध्ययन से इस बात पर बल दिया गया कि सामाजिक निषेधों के प्रति लोगों का मनोभाव, पेशे के आधार पर समाज का विभाजन तथा समाज के विचित्र एवं अपरिचित वस्तुओं तथा व्यक्ति के प्रति कुसंस्कार ने भारतीय समाज का ढांचे का आकार बनाया है। ठीक है, इसके बाद JP सिंह के अनुसार भारत में समाजशास्त्री अत्यधिक विकसित नहीं हो पाया। इसके अनुसार भारत में 8 मानव शास्त्रियों का प्रभाव समाजशास्त्र पर अधिक रहा, जिसमें गोविंद सदाशिव धुरिये, श्रीनिवास, रामकृष्ण मुखर्जी, श्यामाचरण दुबे, TN मदान है ना, आंद्रे बिते, JP सिंह उबेराय हो गए। उसके बाद रविंद्र कुमार जैन आदि मानव शास्त्रियों की कृतियों में समाजशास्त्र कम तथा मानव शास्त्र अधिक दिखाई देता है। दूसरा वे कहते हैं कि भारत समाजशास्त्र के पिछड़े या
भारतीय समाजशास्त्र के पिछड़ने के कारण जो है सो भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के साथ आरंभ से ही अनुसंधान प्रवृत्तियों एवं सांख्यिकी का अध्ययन ना होना है। ठीक है, भारतीय समाजशास्त्री पाश्चात्य समाजशास्त्री की तरह संख्यात्मक विश्लेषण करने में काफ़ी पिछड़े हैं। चलिए, तो हमारा ये खत्म होता है। पहला टॉपिक जो आपका है ये समाजशास्त्र का आविर्भाव। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, ये जो है लगभग 60 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का समाजशास्त्र। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बस देखिए, ये इसको थोड़ा ज़्यादा लंबा बनाने का मतलब ये हुआ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बताने का मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, एक कॉमन सेंस डेवलप हो सके, क्योंकि ये जो समाजशास्त्र को समझने के लिए या फिर इसके क्वेश्चनों को बनाने के लिए, प्रश्नों को हल करने के लिए आपके अंदर कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कॉमन सेंस यदि आपके पास नहीं है तो समाजशास्त्र का एक क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा आप। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।